Hello bachcho and welcome to the wonderful world of economics. Yes friends, today we are going to start one new journey at 11th standard level, that is unemployment in India. आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जो 7th चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, और उसमें हम सीखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी का जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, एक ग्रेट इशू फेस्ड बाय इंडिया, और उसको प्रॉब्लम को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन से डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में दिखते हैं। अच्छा, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स लेती है। तो चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है इस अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हमें दिखाई देते हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, यानी पर्सन इज नॉट वर्किंग, पर्सन इज विलिंग, person is able to work, he is willing to work, but he is not getting the job at prevailing wage rate। यानी जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है, वो काम करना चाहता है, वो चाहता है उसे जॉब मिले, लेकिन वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है, वो कहीं पे भी वो नहीं कमा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोज़गार। तो इस क्वेश्चन को हम पहले कैसे लिखते हैं? एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के फॉर्म में कि व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? तो जनरली अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर पर्सन डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग किसी भी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है उसमें काम नहीं कर रहा है, यानी उसको कोई काम काज नहीं है, वो कहीं पे भी इंगेज नहीं है, वो कहीं पे भी बिजी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो बेरोज़गार यानी अनएम्प्लॉयड है। ओके बच्चों, तो ये हमने जनरल एक बता दिया। अब बताते हैं उसका एक्चुअल डेफिनेशन यानी एक्चुअल मीनिंग। जब हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम कहते हैं वो ग्रुप के लिए जो आता है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 एज ईयर्स, यानी 15 साल से लेके 59 ईयर्स तक जो भी पॉपुलेशन है, जो भी पर्सन्स हैं, दे आर एबल, उनमें काबिलियत है, दे आर विलिंग, दे आर रेडी टू डू द जॉब। वो काबिल भी हैं, वो काम करना भी चाहते हैं, बट दे डू नॉट गेट द जॉब एट प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग यानी जो एट प्रेजेंट हमारा मार्केट में वेज रेट चल रहा है, क्योंकि वेज रेट जो रहता है वो मार्केट में हमेशा फिक्स रहता है, गवर्नमेंट भी उस वेज रेट इसमें बदलाव करती रहती है, तो उस वेज रेट पे वो काम करने के लिए तैयार भी है। और कभी कभी तो हम देखते हैं कि बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में लोग मिनिमम वेज पे, कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, बट देन टू दे डू नॉट गेट द सुटेबल जॉब फॉर देम, क्योंकि उतनी वैकेंसीज, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल ही नहीं होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या आता है? बेरोज़गारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, और ये जनरली हर एक कंट्री में दिखाई देती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मीनिंग, जो डेफिनेशन हम टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है और वही हम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड, यानी वो कहीं पे भी एम्प्लॉयड नहीं है, इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसे आप क्या कहते हो? अनएम्प्लॉयड। अच्छा, अब उसके बाद हम मीनिंग में देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन, ये वो कंडीशन है in which people in the age group of 14 to 59 years, यानी 15 ईयर से लेके यानी 14-50, क्योंकि जब हम 15 साल से कम बात करते हैं तो 15 साल से कम यानी आपके बच्चे हो गए, तो वी विल जनरली प्रेफर कि बच्चे जो है 14 ईयर, 15 ईयर्स टू 59 ईयर, क्योंकि चाइल्ड लेबर जो है इन आवर कंट्री इट इज़ नॉट अलाउड। हम बच्चों को काम करने नहीं दे सकते,
दे शुड स्टडी फर्स्ट, वो पहले पढ़ें। तो उसके लिए एज ग्रुप क्या रहता है, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 या 14 to 59 दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट द एनी जॉब, लेकिन उनको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है। फिर से पढ़ें, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच people in the age group of 14 to 59 years they are able, वो काबिल भी हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं, and willing to work, यानी वो interested हैं, they are ready to work at prevailing wage rate, prevailing यानी existed, जो हमारे at present इकोनॉमी में wage rate चल रहा है, यानी जो मजदूरी मिल रही है उस पर वो काम करने के लिए रेडी हैं, जो सैलरी मिल रही है उस पर काम करने के लिए रेडी हैं। दे आर एबल, वो रेडी भी हैं, वो काबिल भी हैं, बट दे डू नॉट गेट एनी जॉब, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसे हम ये भी कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो मैंने कुछ नया नाम बताया, इनवॉलेंट्री यानी वो मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड भी रहते हैं। वॉलेंट्री यानी मर्जी से अनएम्प्लॉयड रहते हैं, कभी कभी जॉब मिल रहा है लेकिन दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो काम नहीं करना चाहते हैं जब तक उनको उनके प्रेफरेंस के हिसाब से जॉब नहीं मिलता है। उनको लगता है लो पेड जॉब हम क्यों करें, या लो कैटेगरी का लो पोस्ट का काम क्यों करें। कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कुछ लोग इस वजह से भी फेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने इतना क्वालिफ़िकेशन हमने पाया है, हमारे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो जब तक हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से हमको जॉब नहीं मिलता, हमें पेमेंट नहीं मिलता, हम जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी, यानी दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर बेरोज़गार, बट एट देयर ओन विश, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन जब हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनवॉलंटरी। वो अपनी मर्जी से बेरोज़गार नहीं है, उन्हें फोर्सफुली बेरोज़गार रखा गया है, क्योंकि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, इतना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि सबको जॉब मिले। क्योंकि ये प्रॉब्लम जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है, स्पेशली जब मैं इंडिया की बात कहूँ, तो हर 5 ईयर प्लान में हमारा ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा सोशल प्रॉब्लम रहता है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करें, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें, और उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट करती है। और ये हम पढ़ेंगे भी इस जर्नी में, क्योंकि प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि ये सब प्रॉब्लम्स को स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाए, क्योंकि सब लोगों की इनकम बढ़ेगी, सब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, तो हमारा इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। तो हर देश चाहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम उनके देश में कम हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर 5 ईयर प्लान में एफर्ट्स डालने के बाद भी जब 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है एंड अगेन वी विल कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट हमें थोड़ा बहुत परसेंटेज दिखता ही है, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट तो हम जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं, जैसे अभी नवंबर 2021, अगर मैं इस मंथ का अगर डेटा आपको बताऊं, करंट डेटा की भी बात करें, तो इस मंथ के डेटा के हिसाब से भी अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट इंडिया में 7.3% ऑन एन एवरेज, हमारे देश की 7.3% पॉपुलेशन अभी भी जो रेडी है, एबल है और विलिंग है, दे आर रेडी टू वर्क बट दे डू नॉट गेट द जॉब, यानी स्टिल 7.3% पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। और उस अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा दोनों जगह दिखता है,
रूरल एरियाज़ में भी दिखता है, अर्बन एरियाज़ में भी दिखता है। तो रूरल एरियाज़ में अगर हम देखें तो 7.2% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, और अगर अर्बन एरियाज़ में देखें तो 7.5% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। तो ये तो मैंने जनरली आपको नेम से आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि देखो पॉपुलेशन हर जगह, गांव में रहते हैं तो भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, उतने सारे ऑफ़र्स नहीं मिल पाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनको भी प्रॉब्लम आता है। शहरों में भी देखते हैं बहुत लोग क्वालिफाइड होते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, फिर भी उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए सम टाइम ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम जो रहता है वो टैकल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। कभी कभी लो वेजेस पे भी वो अब कोई ना कोई जॉब एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कमाना तो है ही है। तो इसके लिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया जो हमने एक नई जर्नी स्टार्ट की है बच्चों, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत इजीली हमको लिखना है। पहले हमने जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी कैसे कहते हैं। तो जनरली अगर हम बात कहें कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पर्सन इज़ नॉट वर्किंग, और जो पर्सन है इज़ नॉट बिजी और एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तो उसे आप क्या कहोगे? अनएम्प्लॉयड, यानी वो काम नहीं कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अच्छा, डेफिनेशन या मीनिंग अगर हम कहें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच people in the age group of 14 to 59 they are able and willing to work at the prevailing wage rate, यानी प्रेजेंट, समझो प्रिवेलिंग वर्ड आपको नहीं समझ में आया, घबराने का नहीं, डरने का नहीं, प्रिवेलिंग की जगह लिखो प्रेजेंट वेज रेट या करंट वेज रेट, बात तो वही है ना। हमने डेफिनेशन दिया, ज़रूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड आप स्टक लर्न करो। तो इसके लिए मैं बार बार हमेशा आपको कहती हूँ, इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट समझा, थियोरी समझा, इकोनॉमिक्स से इजी और लाइट कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। तो इसके लिए एट करंट वेज रेट, यानी प्रिवेलिंग, प्रेजेंट या करंट वेज रेट, बट डू नॉट गेट द जॉब, हो गया हमारा मीनिंग। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, टाइप्स में हमने किस तरह से क्लासीफाई किया? दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया, एक रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन अर्बन से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बनेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारा क्वेश्चन क्या है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने लिया रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कैटेगरी तो दो है, अनएम्प्लॉयमेंट दो जगह दिखती है, एक गांव में जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो शहरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में हमें दिखाई देती है। अच्छा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा क्वेश्चन था, फिर से वो दो पार्ट्स के यानी दो टाइप्स का दिखाई देता है। गांव में जो बेरोज़गारी दिखती है वो दो टाइप की होती है, पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिसगाइज्ड यानी छुपी हुई, जिसको हम कहते हैं इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलो अभी इसी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो पहला हमने कहा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। नंबर 1 रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आप किसको कहोगे? डेफिनेशन बहुत इजी है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ फाउंड इन विलेजेस, विच इज़ फाउंड इन बैकवर्ड एरियाज। जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको विलेजेस में दिखे, जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको बैकवर्ड एरियाज में दिखे, उसे आप क्या कहोगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, द अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ फाउंड इन द विलेजेस और बैकवर्ड एरियाज इज कॉल्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसी तरह अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहोगे? अनएम्प्लॉयमेंट विच इज़ फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स।
Unemployment which is found in cities and towns, it is called urban unemployment. अच्छा, अब आते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट. जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप की दिखाई देती है. नंबर वन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जब हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द ऑफ सीजन और स्लैक सीजन. जब सीजन ऑफ रहती है या स्लैक सीजन होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड. तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो डेफिनेशन क्या लिखना है? व्हेन द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, जब सीजन खत्म हो जाती है और सीजन खत्म होने के बाद दे रिमेन अनएम्प्लॉयड, या ड्यूरिंग द स्लैक सीजन, कभी कभी सीजन स्लैक हो जाती है यानी डाउन हो जाती है, फिर से हम ऑफ सीजन भी कह सकते हैं. दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये ब्लैंक भी आता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन या स्लैक सीजन इज कॉल्ड डैश अनएम्प्लॉयमेंट. क्या कहोगे बच्चों? उसे आप कहोगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये हमारे इंडिया में रूरल एरियाज़ में बहुत दिखती है. देखो, जब हम देखते हैं गांव में, तो गांव में मेजॉरिटी ऑफ पीपल कहाँ बिजी हैं? आप सोचो, बराबर सोच रहे हो. दे आर टोटली बिजी इन द एग्रीकल्चर. वो गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी करते रहते हैं और हमारी इकोनॉमी को ही एग्रीरियन इकोनॉमी कहा गया है. और एग्रीरियन इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ अवर पॉपुलेशन स्टे इन द बैकवर्ड एरियाज, इन द रूरल एरियाज, इन द विलेजेस. तो जब हम कहते हैं हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन विलेजेस में रह रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन. अब जब मानसून पे वो डिपेंड रहते हैं, जब तक मानसून इज़ गोइंग ऑन, रेनफॉल इज़ गोइंग ऑन, रेनी सीजन चल रही है, तब तक टिल दे आर बिजी इन देयर कल्टीवेशन, तब तक वो अपनी खेती में बहुत बिजी हैं. लेकिन जैसे ही मानसून सीजन ओवर हो जाता है तो दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. फिर उनके पास काम नहीं होता है. क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है. क्योंकि वो सोचते हैं अभी हमारे पास पानी कहाँ से आएगा. इरिगेशन फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, या सपोज़ कुछ एरियाज़ में अवेलेबल है भी तो दे आर नॉट हैविंग फंड्स. वो पुअर फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है टू पे फॉर दोज इरिगेशन फैसिलिटीज़. कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है. या सपोज़ अगर वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से आर्टिफिशियल रेन वो करवाते हैं, उनके पास फिर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. या कभी कभी हम देखते हैं कि इन द बैकवर्ड एरियाज़ में, जैसे ही सपोज़ दे आर टोटल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, अब वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जैसे ही सीज़न ओवर हो गया तो दे विल रिमेन द अनएम्प्लॉयड. यानी स्पेशली जब हम देखते हैं गाँव में, तो वो 5 से 7 महीने 5 to 7 months ऑफ द ईयर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. क्योंकि जैसे ही उनका हार्वेस्ट सीजन हो गया, फसल कटिंग हो गया, उसके बाद दे हैव नो जॉब. क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर कोई जॉब नहीं है, नियर बाय इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं है, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है. इसके लिए उनके पास अल्टरनेटिव जॉब ही नहीं था और उनके पास काम ही नहीं मिल पाया. और फिर वो वेट करते हैं जब फिर से मानसून सीज़न आए और फिर से दे विल बी बिजी इन देयर कल्टीवेशन प्रोसेस. तो ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में अभी भी बैकवर्ड एरियाज़ में, विलेजेस में पीपल, फार्मर, दे डिपेंड अपॉन द मानसून. और जिसकी वजह से पहला अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा दिखता है गांव में? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों. क्या कहा? व्हेन द पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन और स्लैक सीजन, इट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने एग्रीकल्चर एरिया में तो देखा ही देखा, जो बैकवर्ड एरियाज़ में दिखती है, लेकिन उसके साथ साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी दिखती है. क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, जब तक वहाँ से रॉ मटेरियल आएगा टिल देन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन.
जैसे रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी बंद हो गया। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को क्या कहा जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे शुगर मिल्स हैं, शुगर कैन पर डिपेंड करते हैं। राइस मिल्स हैं, रॉ मटेरियल राइस आता है। देन ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऑयल सीड्स आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली उनका काम क्या रहता है? जब तक उनके पास रॉ मटेरियल आ रहा है, फंक्शनिंग हो रहा है, प्रोडक्शनिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही रॉ मटेरियल आना बंद हुआ, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जैसे मैंने कहा शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, राइस मिल हैं, कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं, या हमने देखा कि बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो जनरली दिखाई देता है। अच्छा, सिर्फ यहाँ हमें नहीं दिखाई देता है, ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ और जगह भी आपको दिखाई देता है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, जैसे हम बात करते हैं, जैसे टूरिज़्म देखो। अब टूरिज़्म के लिए जो उनका सीज़न जब एक बहुत ही फेवरेबल होता है तो लोग घूमने चले जाते हैं, तो उसी दौरान उनका टूरिज़्म का बिज़नेस भी काफ़ी चलता है। तो टूरिज़्म एक सीज़नल बिज़नेस होता है। जब एक पर्टिकुलर सीज़न आता है तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, जब एक फेवरेबल क्लाइमेट आता है तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, गाइड्स हो, होटल्स हो, रिसोर्ट्स हो, उन सबको एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस मिल जाता है। या आप देखो, दूसरा आप देखो, मैरिज के बैंड्स होते हैं। जब मैरिज सीज़न होता है तो मैरिज बैंड्स को काफ़ी जो प्रपोजल्स और उनको काफ़ी ऑर्डर्स मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैरिज सीज़न ख़त्म होता है उनके पास कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है, दे रिमेन द अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे मैंने कहा टूरिज़्म है या मैरिज बैंड्स है, वहाँ पे उनको हमेशा सीज़न के हिसाब से वहाँ पे काम रहता है। सीज़न है तो उनको काम है, सीज़न नहीं है तो कोई काम नहीं है। तो इस तरह के बिजनेसेस जो है वो मोस्टली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में दिखाई देते हैं। ओके बच्चों, तो यानी जब आपका सीज़न है तो आपके पास काम है, सीज़न पूरा हो गया तो आपके पास काम नहीं है क्योंकि ऑफ सीज़न है। और जब वो उस सीज़न में वो बेरोज़गार रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक सबसे बड़ा टाइप, दैट इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी सीज़न में काम है लेकिन ऑफ सीज़न में उनके पास कोई काम नहीं है। और उसका सबसे बड़ा जो हम लोग कहें रीज़न या कॉजेज़ वो ये है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस गांव में ज़्यादा अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं हैं, जॉइंट फैमिली है, तो उसकी वजह से एक प्रोटेक्शन मिलता है कि जब तक आपको एक सूटेबल जॉब नहीं रहता है तो दे विल प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड। या जो हमारा हम लोग कहें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो रूरल एरियाज़ में इतना नहीं हो रहा है, तो उनकी वजह से उनके पास बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अवेलेबल नहीं है। या अगर हम लोग कहें कि उस एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फोकस नहीं किया गया है, तो इसके लिए उनके पास अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं हैं। नहीं तो अगर उस जगह पे डिफरेंट अगर हम लोग कहें माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हो, अगर उनको प्रमोट किया जाए तो उनको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा सीज़न के बाद, तो एटलीस्ट दे विल स्टार्ट अर्निंग, उनकी इनकम तो चालू रहेगी। लेकिन अगर उनको सब ये मौके नहीं मिलते हैं तो दे विल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। ओके बच्चों, चलो ये था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन आपको थोड़ा ही लिखना है, इतना डिटेल नहीं, बट यू शुड नो इट कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ओके, अच्छा, दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छुपी हुई बेरोजगारी। अब छुपी हुई का मतलब क्या होता है? यानी हमें बाहर से अपैरेंटली हमें दिखता है कि पीपल आर वर्किंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्टिविटी में नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ 10 लोग किसी प्लॉट पे काम कर रहे हैं, यानी एक खेती पे काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, एक ही फैमिली के 10 लोग हैं और वो उस प्लॉट पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही हार्वेस्ट सीजन कंप्लीट हो रहा है, दे आर गेटिंग 100 क्विंटल्स ऑफ राइस। ओके, नाउ 10 वर्कर्स, 10 फार्मर्स, दे आर वर्किंग ऑन 1 प्लॉट।
वो एक फॉर्म पे काम कर रहे हैं। एंड आफ्टर द कल्टीवेशन उनको क्या मिलता है, जो उनको हार्वेस्ट के बाद जो उनको रिटर्न मिलता है अपने फील्ड में से, दैट इज़ 100 क्विंटल्स ऑफ राइस। अब वो 100 क्विंटल्स ऑफ राइस अगर मैं 10 में डिवाइड करूं तो क्या होगा, 10 क्विंटल पर हेड आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 100 क्विंटल मिला, यानी लगभग एक फार्मर के हिस्से में जो है वो 10 क्विंटल आया। नाउ अब सपोज उनकी फैमिली बढ़ी, अब उस फैमिली में अभी 10 लोग की जगह 20 पीपल आर वर्किंग ऑन सेम फार्म। अब उसी ज़मीन पे 20 लोग काम कर रहे हैं, उसी प्लॉट पे, सेम प्लॉट पे 20 पीपल, 20 फार्मर्स आर वर्किंग। 20 फार्मर्स जो है वो कल्टीवेशन में बिजी हैं, लेकिन रिटर्न सेम है, 100 क्विंटल्स ऑफ राइस। यानी हर एक के हिस्से में कितना गया, ओनली 5 क्विंटल्स बराबर। यानी जो 10 एक्स्ट्रा आए, क्या उन्होंने प्रोडक्शन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ ऐड किया? नहीं। अगर उन 10 को मैं हटा दूँ, अगर उन 10 को मैं हटा दूँ तो भी मेरी प्रोडक्टिविटी सेम है, 100 क्विंटल्स। यानी ये 10 लोग जो हैं, क्योंकि फैमिली बढ़ती गई, हर एक के फैमिली में बच्चे आते गए और वो भी अपनी खेती में बिजी होते गए, लेकिन उनकी वजह से जो उनकी खेती है, उनका इनकम, उनका रिटर्न नहीं बढ़ा। उनकी फसल उतनी की उतनी थी, 100 क्विंटल्स पहले भी था, बाद में भी वही है, तो कोई ज़्यादा तो फ़र्क आया ही नहीं। यानी पर हेड ऑन द कॉन्ट्री उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो हिस्सा था, शेयर था, वो रिड्यूस हो गया। तो इसके लिए जब एक इकोनॉमिस्ट देखता है, क्योंकि ज़्यादातर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में दिखता है, उसका बेसिक रीज़न यही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनके पास कोई अल्टरनेटिव जॉब्स नहीं है, ज़्यादा नियर बाय इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को इंगेज करें। तो क्या सोचते हैं, चलो हम भी अपने फैमिली को हाथ बटाते हैं और हम भी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उतना रिटर्न थोड़ी आ रहा है बच्चों। उनकी वजह से खेती में से उनकी फसल थोड़ी, उनका अनाज ज़्यादा थोड़ी ग्रो हो रहा है, वो तो उतना ही हो रहा है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जब सपोज आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हम देख रहे हैं कि आपके कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस लोग, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों को हटा दें तो भी रिटर्न सेम है। यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं छुपे हुए बेरोज़गार। ज़रूरत है मुझे 10 लोगों की, काम कर रहे हैं 12 लोग। अगर मैं 2 लोग को हटा दूं तो भी मेरा वही काम चल रहा है। यानी 2 लोग जो थे वो खाली 10 लोगों का काम बांट रहे थे, रिड्यूस कर रहे थे, लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो इसको हम कहते हैं जितनी ज़रूरत है उतने लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि हमने सरप्लस लेबर रखा तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर उनका कंट्रीब्यूशन ही ज़ीरो है तो मैं वेजेस कैसे दूं, उनको रिटर्न कैसे दूं? लेकिन ये प्रॉब्लम बैकवर्ड एरियाज़ में दिखता है। अभी आप समझ गए? अच्छा, अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। अब हम समझ गए कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इनविजिबल। हमें दिखता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्कर है, वो सरप्लस वर्कर है, उसको मैंने हटा दिया तो भी मेरा उतना ही काम चलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्स्ट्रा वर्कर्स रख देते हैं या आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा फैमिली के लोग ही हैं, सेम उसी प्लॉट ऑफ पे कल्टीवेशन में वो इन्वॉल्व हो गए क्योंकि उनको दूसरा जॉब नहीं मिला। तो ये काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कॉमन प्रॉब्लम है। अगर मैं एक्चुअल फिगर बताऊं तो लगभग अगर हम जो खेती पे काम कर रहे हैं उसमें 20 to 25% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, यानी इनविजिबल है, क्योंकि उनको दूसरा जॉब नहीं मिलता है तो बस दे आर बिजी इन देयर ओन कल्टीवेशन। तो ये प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो यस, पहला डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन, यानी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी छिपी हुई बेरोजगारी, दैट इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर वर्किंग, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितनों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग जब काम करते हैं
तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज्ड यानी छिपी हुई बेरोजगारी, ज़रूरत नहीं है फिर भी लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। फिर से एक बार डेफिनेशन, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर वर्किंग दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जितनों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ब्लैंक आपके हमेशा हर कॉलेज जो है वो ज़रूर देता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो सरप्लस लेबर है, जो एक्स्ट्रा लेबर है, सरप्लस यानी जो हमने ज़्यादा लोग रखे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल यानी जो भी एक्स्ट्रा लेबर हम रख रहे हैं उसका एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो हमें मिल रहा है सरप्लस लेबर का, इट इज़ व्हाट? ज़ीरो, क्योंकि वो हमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करके दे रहा है। मैंने अगर एक्स्ट्रा वर्कर को, सरप्लस लेबर को हटा दिया तो भी मेरी प्रोडक्टिविटी सेम है, तो भी मेरा उतना ही काम हो रहा है, तो भी मेरा उतना ही फसल मुझे मिल रहा है। यानी मेरा जो एक्स्ट्रा लेबर है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या है, जितने लोग लेबर्स काम कर रहे हैं उनका थोड़ा थोड़ा काम वो बांट के ले रहा है, बस वही हो रहा है। तो वो एक्चुअली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर मैं सरप्लस लेबर को हटा दूं तो भी मेरा फसल मुझे उतना ही मिलेगा। तो मैंने उसको क्या कहा? दिख रहा है वो काम कर रहा है, apparently it looks like he is working on the field, वो उस कल्टीवेशन में इन्वॉल्व है, बट he is not contributing to the outcome, यानी वो हमें जो रिजल्ट मिल रही है, जो हमें फसल मिल रही है, जो क्रॉप्स मिल रहे हैं, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या देखा हमने? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर वर्किंग दैन एक्चुअली रिक्वायर्ड, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज ज़ीरो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़ीरो। लेकिन इस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेवर बिकम्स द ज़ीरो, वो ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या है, वो कमा रहा है, वो साल में 5-6 महीने कमा रहा है, 5-6 महीने जो है वो अनएम्प्लॉयड है। जब तक मानसून सीज़न है, रेनी सीज़न है, तब तक वो बिजी है, इंगेज है, उसको फसल मिल रहा है, तो वो कमा रहा है, 6 महीने कमा रहा है, 6 महीने आइडल बैठा है। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो ही इज़ टोटली नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट ज़ीरो है। लेकिन यहाँ ज़ीरो नहीं है। ये मैंने क्यों बताया? कभी कभी आपके कॉलेजेस में आपको डिस्टिंग्विश भी दिया जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो भी बहुत ईजी है। आपने दोनों का डेफिनेशन लिखा और उसके बाद आपने बता दिया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर क्या है? ज़ीरो। लेकिन हेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज नेवर बी ज़ीरो। यहाँ पे लेबर का प्रोडक्टिविटी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सरप्लस लेबर इज ज़ीरो। या इसमें हम रीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? क्योंकि आपका ऑफ सीज़न है, स्लैक सीज़न है। ये क्यों होता है? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो ये भी डिस्टिंग्विश के फॉर्म में सपोज आया भी तो आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टिंग्विश के पॉइंट में अगर आपसे उन्होंने पूछा तो देखो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब उसके लिए डिस्टिंग्विश में भी पूछे या इस तरह का शॉर्ट नोट आपसे पूछे, एनीवे दिस क्वेश्चन में बी डिमांडेड, लेकिन आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किया इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। और उसके साथ साथ ये जो डिस्टिंग्विश है between the seasonal and disguised unemployment, it is also given in my notes. तो ready-made presentation is given, concept आपने समझ लिया, तो आप सिर्फ ये आप अच्छी तरह से समझ लो, एक बार आप नोट्स को देख लो, आप रीड कर लोगे तो पूरा का पूरा आपको टॉपिक्स इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. If you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.